Everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25। Today we are going to study about ecology। चैप्टर 2 की आज हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इस पे हम सबसे पहले देखेंगे इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम जो होता है बेसिकली 2 फैक्टर से मिलकर के बना हुआ होता है, दैट इज़ बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। दैट इज़ जो बायोटिक फैक्टर होते हैं उनको जैविक कारक बोलते हैं, और जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं उनको अजैविक कारक बोलते हैं। इकोसिस्टम जो है उसको सर्वप्रथम ये जो शब्द है ये दिया था 1935 में, 1935 में टेंसले द्वारा दिया गया था, जिनका पूरा नाम एजी टेंसले भी था। इकोसिस्टम जो है मुख्यतः 2 घटकों से मिलकर बना होता है। इकोसिस्टम कितने घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है? 2 घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन-कौन से घटक हैं? पहला है बायोटिक फैक्टर और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर। जो बायोटिक फैक्टर होते हैं उनके अंदर 3 फैक्टर्स आते हैं। कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स जो जैविक होते हैं, मतलब जीव होते हैं, लिविंग होते हैं, दैट इज़ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोज़र। प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको उत्पादक बोला जाता है, कंज्यूमर जो होते हैं उनको उपभोक्ता बोला जाता है, और डिकम्पोज़र जो होते हैं उनको अपघटक बोला जाता है। फिर आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में नॉन लिविंग जो सब्सटेंसेस या फिर नॉन लिविंग जो फैक्टर्स होते हैं वो इंक्लूडेड हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और फिज़िकल फैक्टर्स। ठीक है, अब हम एक-एक करके इन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोटिक फैक्टर्स के बारे में कि बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बायोटिक फैक्टर्स: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जो उत्पादक होते हैं, समस्त हरे पौधे जो होते हैं, मतलब जितने भी पेड़-पौधे जो हरे पौधे होते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इन्हें स्वयंपोषी भी कहते हैं। अभी जो पेड़-पौधे होते हैं वो क्या है, सूर्य से रोशनी लेकर के, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनकी उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने खाने को बनाते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, और ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वयंपोषी भी बोला जाता है। फिर आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या होते हैं, भोजन के लिए उत्पादकों, मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं या फिर उन पर निर्भर होते हैं, और उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब जैसे कि शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं और सर्वाहारी हो सकते हैं। जो शाकाहारी होते हैं उनको हर्बीवोर्स बोला जाता है, मांसाहारी होते हैं उनको कार्निवोर्स बोला जाता है, और जो सर्वाहारी होते हैं उनको ओमनीवोर्स बोला जाता है। जो शाकाहारी होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर, किस पर, हरे पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें शाकाहारी बोला जाता है। मतलब कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हरे पेड़-पौधों पर ही निर्भर होते हैं, फूल पत्तियाँ खाएँ, वो शाकाहारी होते हैं, जैसे कि हिरन। ठीक है, इसके बाद आते हैं मांसाहारी, ऐसे जीव जो भोजन के लिए शाकाहारियों पर, है ना, ऐसे जीवों पर जो पेड़-पौधों पर डिपेंड हैं, निर्भर हैं, उनको खाएँ, उन पर डिपेंड हों, तो वो कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। मतलब वो उनका मांस खाते हैं, इसलिए उनको मांसाहारी बोला जाता है। जैसे कि शेर, शेर क्या करता है, हिरन को मार कर के खा जाता है, जो कि एक शाकाहारी जानवर है। फिर आते हैं सर्वाहारी, ऐसे जीव जो भोजन के लिए शाकाहारी व मांसाहारी दोनों पर निर्भर होते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। अब जो सर्वाहारी होते हैं वो डिपेंड करता है, मतलब उपलब्धता के ऊपर, कि कौन सा फूड उपलब्ध है। अगर पेड़ पौधे हैं तो वो उनको भी खा लेंगे, जानवर है जिसको वो मार कर खाते हैं तो वो उसको मार कर भी खा लेंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि फूड अवेलेबल क्या है उनके लिए, तो वो होते हैं सर्वाहारी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन्स। ह्यूमन्स जो होते हैं वो पेड़ पौधों से जो हमें खाना मिलता है वो भी हम खा लेते हैं, या फिर जानवरों को भी खाते हैं, जैसे कि मछली को खाते हुए देखा जाता है, मुर्गा खाते हैं काफ़ी लोग, और इसके अलावा डॉग भी सर्वाहारी होते हैं। फिर आते हैं अपघटक यानी कि डिकम्पोज़र्स। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, प्राकृतिक सफाई कर्मी भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मृत पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि पादप और जीव, मृत पदार्थ जैसे कि पेड़ होते हैं उनके फूल पत्ते गिर कर के ज़मीन में गिर जाती हैं, ऐसे ही जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनके ऊपर ये क्या करते हैं, उनके जो कॉम्प्लेक्स शरीर होता है उनका, जो है ना, उसको सरल अणुओं में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको तोड़ने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, जो इकोसिस्टम है हमारा वो भी मेंटेन रहता है, उसमें भी जितनी भी साइकिल्स चलती हैं, जो चक्र चलते हैं, वो नियमित रूप से कार्य करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी है, जिससे कि इकोसिस्टम में सभी चक्र नियमित रूप से चलते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया। फंजाई को कुछ लोग फंगाई भी पढ़ते हैं। इसके अलावा आती हैं एल्गी और बैक्टीरिया। फिर अपन आते हैं
एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो अजैविक कारक होते हैं जो कि लिविंग नहीं होते, ठीक है। और इनको दिखाया गया है इस ग्लोब के द्वारा, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अक्षांश रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखा जो होती है उसको लैटिट्यूड लाइन भी बोला जाता है। अक्षांश रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी को मध्य से दो बराबर भागों में बांटती है। सपोज ये पृथ्वी है ना, और इसको बीच में से दो बराबर भागों में काटने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है? अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। ये इसको बीच में से दो बराबर भागों में काटती है। एक ऊपर वाला भाग हो गया और एक नीचे वाला भाग हो गया। जब ऊपर वाला होता है उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है और नीचे वाला जो है उसको क्या बोल दिया? साउथ पोल बोल दिया। अब नॉर्थ पोल जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा पाई जाती है। ये क्या है? यहाँ पर क्या होगा? 0 डिग्री होगा जो मिडिल पॉइंट होगा। अब इससे जब ऊपर जाएंगे तो इसके 23 1/2 मतलब 23.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा पाई जाती है जिसको बोला जाता है नॉर्थ पोल। ऐसे ही नीचे की तरफ जाने पर भी 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जाने पर जो पोल पाया जाता है उसको बोला जाता है साउथ पोल, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की तरफ 23.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा पाई जाती है जिसको मकर रेखा बोला जाता है, और जो ऊपर की तरफ पाई जाती है उसको कर्क रेखा बोला जाता है। नोट है कि अक्षांश रेखा की सहायता से किसी भी जीव या पादप आदि की क्रिया का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आती है देशांतर रेखा, जिसको लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी बोला जाता है। जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है उसको सीधे पृथ्वी को ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन क्या है, पृथ्वी को ऊपर से नीचे की तरफ काट रही है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, या फिर अपन कहें वर्टिकल, सीधी काट रही है ना उसको, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, जिसे देशांतर रेखा कहा जाता है। इस रेखा की सहायता से पृथ्वी पर समय की गणना की जाती है। इसकी सहायता से समय की गणना की जाती है। इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है उसका मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी पर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है, मतलब कि सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, और रेनी सीजन में अलग टेम्परेचर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी टाइम पर मतलब एक जैसा ही टेम्परेचर हो, एक जैसा ही तापमान हो। जब भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक एवं दक्षिणी व ध्रुवों की ओर चलने पर टेम्परेचर का जो मान है उसमें गिरावट आती है, मतलब कि जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, भूमध्य रेखा कौन सी होती है? जो पृथ्वी को बीच से गुजरती है। इस वाली पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सन की रेज़ जो होती है वो डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जब इससे ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की साइड में या फिर दक्षिण की साइड में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है ध्रुवों पर। 1 किलोमीटर तक 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है। जब ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर जाते हैं तो 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है, मतलब हर 1 किलोमीटर पर 6 से 7 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। फिर आता है पृथुतापी जीव। ऐसे जीव जो वातावरण के अनुसार अपने तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। ऐसे मतलब जानवर या फिर ऐसे जो जीव जंतु हैं जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? यूरीथर्मल एनिमल्स बोला जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है इनकी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि मनुष्य जो होते हैं इनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो हम क्या हो गए? यूरीथर्मल एनिमल्स हो गए। सॉरी। इसके बाद आते हैं तनुतापी जीव। तनुतापी जीव जो होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जो वातावरण के अनुसार उच्च तथा निम्न ताप को सहन करने में कम सक्षम होते हैं, मतलब कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर कम है, तो उस वाले टेम्परेचर को वो क्या नहीं कर पाते? सहन नहीं कर पाते। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको स्टीनोथर्मल एनिमल्स बोला जाता है, जैसे कि लिज़ार्ड। अब टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर जो होता है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उन पर भी प्रभाव डालती है, जैसे कि जीव जो होते हैं उनमें उपापचय क्रिया एवं एक निश्चित ताप पर संपन्न होती हैं, मतलब कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही पूरी होती है। यदि अगर टेम्परेचर क्या हो जाए? कम हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जो क्रियाएँ हैं, उपापचय क्रियाएँ जो हैं वो रुक जाती हैं, मतलब एक टेम्परेचर का भी इन पर क्या होता है? बहुत इफ़ेक्ट होता है। नोट है, मेढक में क्या होता है? उपापचय क्रियाएँ तापमान के साथ बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्रियाएँ भी क्या होती हैं? बढ़
बढ़ जाती है, लेकिन वह उपापचयी क्रियाओं को कम कर फिर वो क्या करता है, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम कर लेता है और विंटर स्लीप में चला जाता है, शीत निष्क्रियता में चला जाता है, जिसमें वे केवल श्वसन क्रिया को संचालित रखता है, जिसमें वो सिर्फ क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है और उसके अंदर जितनी भी दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं कुछ समय के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन करके खुद को जीवित रखता है। फिर आता है इफ़ेक्ट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, उनके जो प्राणी होते हैं उनमें टेम्परेचर का सीधा प्रभाव पड़ता है, ताप का सीधा प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने पर इनके अंडों में विपलन दर बढ़ जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि टेम्परेचर जो होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी प्रभाव डालता है। जैसे कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके जो अंडे होते हैं, उनके जो एग्स होते हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए, है ना, तो उनके अंदर क्या होगी, विपलन दर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उनके अंदर जो भी जानवर है, जंतु है ना, वो क्या हो जाएंगे, मर जाते हैं। फिर आते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि लैंगिक परिपक्वता। अलग अलग प्राणी जो होते हैं उनमें अलग अलग लैंगिक परिपक्वता होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी की सेम होगी। कुछ होते हैं सीजनल होते हैं, जैसे कि मानव जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनुअल होते हैं, मतलब उनके अंदर कभी भी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ सकती है पूरे साल भर में। लेकिन जो कुत्ते बिल्ली जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सीजनल पाई जाती है। जैसे कि देखा होगा एक पर्टिकुलर सीजन में ही जो कुत्ते हैं, जानवर हैं, है ना, वो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर तो ऐसा होता नहीं है। ह्यूमंस क्या होते हैं, पूरे साल भर में कभी भी बच्चों को क्या दे सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, लेकिन जानवर एक पर्टिकुलर सीजन में ही जन्म देते हैं। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी पर भी प्रभाव डालता है। इफेक्ट इन एनिमल बिहेवियर, टेम्परेचर जो होता है उसका प्रभाव एनिमल के बिहेवियर पर भी पड़ता है। उनका जो क्रियाएं करने का जो तरीका है, जैसे कि तापमान जो होता है उसका जंतुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, साइबेरियन क्रेन एक पक्षी होता है जो कि रूस से चलकर भारत में आता है, जो कि भारत में क्या होता है, भरतपुर नाम की एक सिटी है वहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, उसके अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर होता है, फूड अवेलेबल होता है, जिससे क्या होता है, मुख्यतः भोजन की उपलब्धता होती है यहाँ पर, है ना, इस मतलब भरतपुर में। इस वजह से वो रूस से चल कर के इंडिया आता है, और इंडिया में भी एक पर्टिकुलर सिटी में आता है जो जिसका नाम है भरतपुर। ये नवंबर के ये नवंबर के लास्ट वीक में आना प्रारंभ होती है। कब आते हैं, नवंबर के लास्ट वीक में आते हैं और फरवरी के लास्ट वीक तक चले जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से ये नवंबर टू फेब में भरतपुर में अपना निवास करते हैं। फिर आती है लाइट। लाइट का क्या प्रभाव होता है, पहला था टेम्परेचर, नेक्स्ट है लाइट, है ना। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य ही होता है। पृथ्वी जो है उस पर जो प्रकाश है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य की वजह से ही आता है। मतलब अगर नेचुरली देखा जाए तो हम अपने चारों तरफ आँखों से देखने वाली नीली पीली हरी किरणों को ही प्रकाश कहते हैं। मतलब कि जो लाइट होती है उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो हमें अलग अलग तरह की जो लाइट्स दिखती हैं हम उसी को क्या बोल देते हैं, प्रकाश बोल देते हैं। ये मुख्यतः क्या होती हैं, यूवी रेज होती हैं, या फिर रडार किरणें होती हैं, रेडियो तरंग होती हैं आदि के रूप में भी पाई जाती हैं। फिर आता है इफेक्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या प्रभाव है, लाइट का। समस्त हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है। यही यदि प्रकाश के मान में कमी होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। अब जो प्रकाश है वो भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण जो है, भोजन बनाने की जो क्रिया है प्लांट्स की, उन पर प्रभाव डालता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना खाना बनाते हैं, और अगर उनको यही प्रकाश पूरी मात्रा में ना मिले, सही मात्रा में ना मिले, तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और ये जो प्रक्रिया है ये रुक जाएगी। फिर आता है फोटो पीरियडिटी। फोटो पीरियडिटी को दीप्तिकालिता भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि लाइट का जो पीरियड है वो पादपों में पुष्पन की क्रिया हेतु एक निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है। मतलब कि प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग होती है उसके लिए क्या होता है, पर्टिकुलर लाइट की ज़रूरत होती है, जिससे क्या होता है, दीपकालिता कहते हैं। इसी को ही फोटो पीरियड कहते हैं। युगलेना जो होता है एक ऐसा जीव है जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। जब लाइट प्रेजेंट होती है तो वो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, लेकिन अगर यही लाइट प्रेजेंट ना हो, प्रकाश की अनुपस्थिति में, वह दूसरे पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। फिर आते हैं जल का क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर 91% जल है। कितना,
91% भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसमें से 2.35 जल पीने योग्य होता है। कितना? 2.35 जो है वो जल क्या है? पीने योग्य है, जो मुख्यतः ग्लेशियरों के रूप में पाया जाता है, जो कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स की फॉर्म में पाया जाता है। पृथ्वी पर एकमात्र जल अ, तरल तत्व जल ही होता है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पृथ्वी पर क्या होता है? जो सिर्फ जल ही ऐसा है, जो सिर्फ वाटर ही ऐसी चीज़ है जो कि 3 स्टेट में पाई जाती है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि कठोर अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव अवस्था में भी पाई जाती है और गैस की फॉर्म में भी पाई जाती है। और इसी के आधार पर, इसी की उपलब्धता के आधार पर जलवायु को निम्न प्रकार में दर्शाया गया है, जैसे कि 0 से 10% या फिर 0 से 10 सेंटीमीटर तक अगर जल प्रेजेंट है, 0 से 10 सेंटीमीटर तक, मतलब कि बहुत कम है अगर, तो वो एरिया क्या कहलाएगा? डेजर्ट एरिया या फिर रेगिस्तान कहलाता है। यहीं अगर 10 से 30 सेंटीमीटर तक जल प्रेजेंट है तो उसको ग्रास स्थल बोला जाता है। इसके अलावा अगर 30 से 50 सेंटीमीटर तक जल उपस्थित है तो उसको उष्णकटिबंधीय स्थल बोला जाता है। इसके बाद आते हैं 50 सेंटीमीटर या फिर इससे ज़्यादा जो जल प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है? नम क्षेत्र या फिर वेटलैंड बोला जाता है। फिर आते हैं इफेक्ट इन वाटर। वाटर में क्या प्रभाव पड़ता है लाइट का? जैसे कि जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं, उनके लिए क्या होता है? जल अनिवार्य होता है, ठीक है, क्योंकि प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। डेजर्ट में पाए जाने वाले जीवों एवं पादपों में विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वे जल हानि को रोकते हैं। जैसे कि जो डेजर्ट में या फिर रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव होते हैं, उनमें क्या होता है? एक अलग प्रकार की अडेप्टेशन या फिर कहें अनुकूलन पाई जाती है कि वो क्या करते हैं, पानी अगर वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो वो खुद को वहाँ पर जीवित रख सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होती है उसको आर्द्रता बोला जाता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। जो वायु में क्या होता है? जल वाष्प यानी कि जो वाटर होता है, जो गैसियस अवस्था में पाया जाता है, उसी की वजह से क्या होता है? जो हवा होती है या फिर वायु होती है उसमें नमी आ जाती है, उसी को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता बड़े पेड़ पौधों या फिर पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होती है। ये क्या होती है? पेड़ पौधों के लिए यूज़फुल होती है, क्योंकि इससे क्या होता है? रिस कर पानी जड़ों में आता है। मतलब अगर वायु में नमी प्रेजेंट होगी या फिर उपस्थित होगी तो उससे क्या होगा? जो पेड़ पौधों की जड़ होंगी वो उससे वायु को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करती रहती हैं और वो उनको यूज़ करती रहती है। फिर आती है सॉइल। सॉइल यानी कि मृदा या फिर मिट्टी। सॉइल के अध्ययन को पेडालॉजी कहा जाता है। मृदा का निर्माण चट्टानों, पर्वतों एवं पठारों के अपघटन से होता है। जो बड़े बड़े पत्थर या फिर चट्टान होते हैं उनके टूटने से, अपघटन यानी कि टूटने से, है ना, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर के क्या करते हैं? मिट्टी का या फिर मृदा का निर्माण करते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, लेयर्स की फॉर्म में क्या होती है? मृदा पाई जाती है। यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल दिखाई गई है। इसमें क्या है? सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको ओ होरिजोन बोला गया है। इसके बाद आता है ए होरिजोन, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, A1, A2 एंड A3। फिर आता है बी होरिजोन, फिर आता है सी एंड फिर डी आता है, जिसको सॉइल प्रोफाइल का नाम दिया गया है। जैसे कि सॉइल प्रोफाइल जो होती है उसको मृदा परिच्छेदिका भी बोला जाता है। मृदा का अनुप्रस्थ काट करने पर अगर उसका अपन लेयर काटें तो उसमें क्या होता है? एक अनुक्रम दिखाई देता है, एक सीक्वेंस दिखाई देता है, जिसे क्या बोला जाता है? हॉरिजोन बोला जाता है। ऊपरी सतह के नीचे की ओर जाने पर, जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं मिट्टी के, तो इन हॉरिजोन्स का ऐसा क्रम पाया जाता है, मतलब एक क्रम पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है? सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है, जिसको सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है। जैसे कि सबसे पहला जो हॉरिजोन है या फिर सबसे पहली जो स्तर है वो आता है ओ हॉरिजोन। ओ हॉरिजोन जो है उसको, उसके अंदर जो ओ है वो किससे लिया गया है? वो ऑर्गेनिक पदार्थों से लिया गया है। अर्थात जो पृथ्वी है कि सबसे ऊपर की परत जिसमें ऑर्गेनिक पदार्थ एवं मृत पदार्थ आते हैं, मतलब कि जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसमें क्या होते हैं? मृत पदार्थ, जैसे कि पेड़ पौधों के पत्ते जो होते हैं या फिर फूल पत्ते जो होते हैं वो टूट करके गिर जाते हैं और सबसे ऊपर वाली लेयर पर ही प्रेजेंट होते हैं। या फिर अपन कहें कुछ भी एनिमल है डेड, है ना, वो भी ऊपर वाली लेयर पर भी पाया जाएगा, ऊपर वाली लेयर पर ही पाया जाएगा। तो उनकी वजह से क्या होगा? वहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑर्गेनिक पदार्थ बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोला गया है? ऑर्गेनिक लेयर या फिर ओ हॉरिजोन बोला जाता है। इस क्षेत्र में ह्यूमस की मृदा सर्वाधिक होती है, मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें क्या होती है? ह्यूमिड सॉइल पाई जाती है, नमी युक्त मृदा पाई जाती है। इसके बाद आता है ए हॉरिजोन। ए हॉरिजोन जो होता है इस क्षेत्र में मुख्यतः खनिज लवण पाए जाते हैं।
मतलब कि मिनरल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और क्या पाए जाते हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं, है ना। नीचे की तरफ जाने पर, जो कि नीचे की तरफ जाने पर कम हो जाते हैं। जब इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ए से अंदर की तरफ जब अपन जाते हैं तो क्या होते हैं, ये जो लवण है इनकी मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। पदार्थों का ऊपर से नीचे की ओर कम होना, ये जो है मतलब ऑर्गेनिक सॉरी खनिज जो पदार्थ हैं इनका ऊपर से जब नीचे की तरफ जाने पर ये कम हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को एलिवेशन कहा जाता है। इसके निम्न क्षेत्र होते हैं, जो इसको अपन ने दिखाया था कि 3 भागों में डिवाइड किया है, ए को A1 A2 एंड A3। अब जो A1 होती है ना, इस क्षेत्र को ह्यूमिक जोन भी कहते हैं। इसमें ह्यूमस की मृदा अधिक पाई जाती है। अब ये ओ वाली के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, इसलिए इसमें ह्यूमिड वाली जो सॉइल है, जो नमी युक्त मिट्टी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ह्यूमिक जोन भी कहा जाता है। फिर आता है A2 जोन। इस क्षेत्र को एलिवेशन क्षेत्र बोला जाता है, क्योंकि इसमें ऊपरी सतह की तुलना में कम पदार्थ पाए जाते हैं। जब अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये जो खनिज लवण है ये कम होते जा रहे हैं, जिस प्रोसेस को एलिवेशन बोला गया था। तो इसीलिए इस क्षेत्र को एलिवेशन क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर आता है A3, जो कि क्या होता है, ए तथा बी के मध्यवर्ती का कार्य करता है, उनके बीच में मिडिल लेयर का फंक्शन प्ले करता है। फिर आती है, इसमें पोषक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये जो मिनरल्स हैं जो कि ऊपर से नीचे जाने पर कम हो रहे हैं, वो क्या होते हैं, ख़त्म ही हो जाते हैं। फिर आती है बी होरिजोन, ए के बाद आएगी बी होरिजोन। इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र में मृदा के साथ साथ एल्यूमीनियम, आयरन आदि यौगिक भी पाए जाते हैं। अब क्या है, ऊपर की तरफ थे खनिज लवण थे, अब उनका ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो उसमें नीचे की तरफ क्या होंगे, एल्यूमीनियम होंगे, और क्या होगा, उसके अंदर आयरन भी होगा, और क्या होगा, आदि यौगिक पाए जाते हैं। ये क्या पाए जाते हैं, इनके यौगिक फॉर्म में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में गुरुत्वीय जल के साथ एलिवेशन पदार्थ की अधिकता होती है। इसमें क्या होते हैं, एलिवेशन पदार्थ भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और गुरुत्वीय जल भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तथा इस क्षेत्र में चट्टानों के टुकड़े भी पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ वाली लेयर जो होगी वो तो बहुत बारीक होगी, लेकिन नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो इसमें क्या होंगे, कुछ चट्टानों के टुकड़े भी पाए जाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या है, गुरुत्वीय जल भी प्रेजेंट होगा, जैसा कि इसके अंदर भी दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है सी होरिजोन। यह स्तर कठोर होता है, ये क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है, टाइट होता है, स्ट्रांग होता है, जो जटिल चट्टानों द्वारा निर्मित होता है। अब जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उनका साइज़ इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो इसमें क्या है, बहुत सारी चट्टानें प्रेजेंट होती हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, जो कुछ जटिल लवण भी पाए जाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। यह सबसे नीचे का स्तर होता है, सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो केवल चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ये क्या है, सबसे नीचे वाली लेयर है जो किससे बनकर बनी है, चट्टानों से मिलकर बनी होती है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। अब देखेंगे कि हम सॉइल कितने प्रकार की होती है। सॉइल जो होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि चिकनी मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। जो चिकनी मिट्टी होती है उसको क्ले सॉइल भी बोला जाता है। इस मृदा में एल्यूमिनियम सिलिकेट के अति सूक्ष्म कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो क्ले सॉइल होती है या फिर चिकनी मिट्टी होती है, उसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट जो होता है ना, उसके जो कण हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे से होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत चिकनी हो जाती है, जिसके कारण इस मृदा की जल धारण क्षमता भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, मतलब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। फिर आती है सैंडी सॉइल। इस मृदा में एल्यूमिनियम एवं सिलिकेट के कण कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़े से कम होते हैं, जिसके कारण इनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है। फिर आती है दोमट मिट्टी, जिसको लोमी सॉइल भी बोला जाता है। इस मृदा में जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है, क्योंकि क्या होता है, वो चिकनी मिट्टी, फिर सैंडी सॉइल, उसके बाद आती है लोमी सॉइल। इसमें थोड़े थोड़े कंकड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और सिलिकेट के अणु नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल नेग्लेजिबल अमाउंट में होते हैं। फिर आती है मृदा जल, या फिर अपन कहें सॉइल वाटर। मृदा में जल अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जो कि उसे वर्षा द्वारा प्राप्त होती है। मृदा जो होती है उसमें जो जल होता है वो वर्षा से आता है, मतलब जब बारिश होती है तो पानी मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय जल बोलते हैं। और इसको गुरुत्वीय जल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, इसलिए इसको गुरुत्वीय जल भी बोला जाता है। गुरुत्वीय जल ये मुक्त जल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण सीधे ही मृदा के निचले स्तर में पहुंच जाता है और ये ऊपर से नीचे की तरफ चला जाता है, इसलिए इसको गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पहुंचाया जाता है, इसलिए इसको गुरुत्वीय जल बोला जाता है। ये पादपों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। फिर आता है
कैपिलरी वाटर जो है उसको कैरिगवे जल भी बोला जाता है। ये पादपों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है जो क्योंकि इनका संग्रहण अवगेलाइडी कणों द्वारा संग्रहित किया जाता है, जिसका उपयोग पादपों द्वारा किया जाता है। अब ये जो कैपिलरी वाटर जो होता है इसको क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है, इसलिए इनको संग्रहित करके रखा जाता है, जिसका उपयोग पादपों द्वारा किया जाता है। फिर आता है आर्द्रताग्राही जल। यह जल मृदा की ऊपरी सतह पर एक परत बना के रूप में पाया जाता है। मतलब कि ये जो होता है आर्द्रताग्राही जल, ये सबसे ऊपर वाली परत में इसलिए पाया जाता है क्योंकि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें ह्यूमस या फिर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसका उपयोग पादपों द्वारा नहीं किया जाता। फिर आता है होलार्ड वाटर। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा, जो पूरा जो भी जल है वो उसको होलार्ड बोलते हैं। फिर आता है क्रिस्कार्ड या फिर कहें क्रिसार्ड। मृदा में उपस्थित वह जल जिसका उपयोग पादपों द्वारा किया जाता है, जो मतलब टोटल जो वाटर है उसको बोला गया है होलार्ड, और जिसका यूज़ किया जा रहा है वो हो गया क्रिसार्ड, ठीक है। इसके बाद आते हैं एकार्ड पर। मृदा में उपस्थित वह जल जिसका उपयोग पादपों द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है, जिसका यूज़ नहीं किया जाता, वो हो गया एकार्ड, ठीक है। इसके बाद आता है होल्ड वाटर। क्या होता है, मृदा में उपस्थित वह जल या फिर जल का वह भाग जो अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक रूप में जुड़ा होता है। मतलब सॉइल में वो जल जो कि उसके अंदर जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या रहता है, मतलब वो जल जो कि क्या होता है इसके अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में रासायनिक क्रिया कर लेता है, केमिकल रिएक्शन कर लेता है, और उनके साथ में क्या होता है संयुक्त अवस्था में या फिर कहीं इंटर रिलेटेड पाया जाता है, बॉन्डेड फॉर्म में पाया जाता है, उस जल को बोला जाता है होल्ड वाटर। इसके अलावा हमने पढ़ा था होलार्ड वाटर जो कि टोटल वाटर होता है, क्रिसार्ड वाटर जो कि क्या था जो कि पादपों द्वारा यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आता है एकार्ड जिसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और इसके बाद आता है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर वो होता है जो कि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मृदा के प्रभाव के बारे में, मतलब इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉइल का क्या प्रभाव पड़ता है। जीवों में मृदा उपस्थिति के आधार पर ही अनुकूलन पाए जाते हैं। जो जीव होते हैं उसमें मृदा के आधार पर क्या होता है, अनुकूलन भी पाए जाते हैं। अनुकूलन मतलब कि अडेप्टेशंस पाए जाते हैं जो उन्हें उस वातावरण में जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। और ये अनुकूलन जो होते हैं वो उन जीवों को, वो अगर विपरीत वातावरण में है ना, मतलब उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में भी वो अडेप्टेशन करके ही क्या रह सकते हैं, वो जीव जीवित रह सकते हैं, है ना। खुले मैदानों में रहने वाले जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, खुरचारी होते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखा जाता है कि जो जीव होते हैं उनमें मृदा के आधार पर भी अनुकूलन पाए जाते हैं। मृदा का जो रासायनिक संगठन होता है वो भी जीवों पर प्रभाव डालता है। मतलब कि मृदा का रासायनिक संगठन से क्या तात्पर्य है, मतलब कि जो मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो भी क्या करते हैं, जीवों पर, एनिमल्स के ऊपर क्या करते हैं, अपना अफेक्ट डालते हैं। जैसे कि जो घोंघे होते हैं उनके लिए कैल्शियम की उपलब्धता इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब कैल्शियम प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर गुरुत्व बल भी बढ़ता या फिर बदल जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी का जो केंद्र है, मतलब सेंटर जो होता है पृथ्वी का, है ना, वहाँ से अगर दूरी बढ़ जाए, ऊपर की तरफ अगर जाएँ या नीचे की तरफ अगर जाएँ, तो उसमें भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी बदलता रहता है, जिसका प्रभाव जीवों की संरचना एवं कार्यों पर पड़ता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, उनकी जो शेप एंड साइज़ होती है और उनका जो बिहेवियर होता है वो भी क्या करता है, अफेक्ट होता है। इसके बाद जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण महासागरीय प्राणियों को भोजन मिलता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण के बल के दौरान जो ओशियन में रहने वाले प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, उनको क्या मिलता है, भोजन मिलता है, जिसमें क्या होता है, स्थल मंडल से क्या होता है, जो जल में रहने वाले जो पदार्थ होते हैं, जल में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, बह कर के आ जाते हैं, है ना, महासागरों तक पहुंच जाते हैं। स्थल मंडल मतलब कि टेरेस्ट्रियल एरिया जो होता है, मतलब स्थल वाला जो एरिया होता है, वहाँ से काफ़ी सारे कण या फिर पदार्थ जो होते हैं वो पानी के थ्रू बह करके आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर भोजन उपलब्ध कराते हैं जो जल में रहने वाले या फिर महासागर में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके लिए। स्वच्छ जलीय जीवों की तुलना में जो स्वच्छ जल में रहने वाले जो फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कंपैरिजन में क्या होता है,
मतलब कि जो ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो कि कैसे रहते हैं, मेराइन वाटर में रहते हैं, है ना? वो क्या रहते हैं, उनको कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डॉल्फ़िन जो होती है ना? अब जो फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं, है ना? अ, उनके लिए क्या है, ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मेराइन वाटर में क्या है, ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह, इसलिए उनकी सप्लाई ईज़िली हो जाती है, इसलिए उनको कम कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं एटमॉस्फेरिक और गैसेस के ऊपर, मतलब वायुमंडल और उसमें जितनी भी गैसेज़ हैं अलग अलग प्रकार की, उनके बारे में। वायुमंडल जो होता है उसमें अलग अलग प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट गैस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें से जो नाइट्रोजन गैस होती है वो वायुमंडल यानी कि जो इकोसिस्टम है या फिर अपन कहें एटमॉस्फेयर है, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। मतलब नाइट्रोजन जो गैस होती है वो भी अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, जैसे कि नाइट्रेट से नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, और इसकी कुल मात्रा जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में वो होती है 78%, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक होती है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। इसके बाद आती है ऑक्सीजन गैस। सभी जीवों द्वारा श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। जितने भी जो क्या है, जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं वो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को ग्रहण किया जाता है। ऐसे ही जब पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया करते हैं, किस चीज़ के लिए, खाना बनाने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, CO2 के वो एब्जॉर्ब करते हैं, है ना? तथा इसके अलावा ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब CO2 को कंज्यूम करके वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें कि 0.90% अक्रिय गैस होती हैं। कितनी, 0.90% कुछ अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस जिनका कोई भी काम नहीं होता। ये गैस जो होती है, ये जो अक्रिय गैस होती हैं जिनमें वो होती हैं जिसमें पदार्थों को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती। मतलब वो ऐसी गैसें होती हैं जो कि किसी भी प्रकार से जो पदार्थ हैं उनको हानि नहीं पहुंचाती, और इनका उपयोग जो होता है वो विद्युत उपकरणों में किया जाता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा थर्ड आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो होता है वायुमंडल में वो होता है 0.03%, और ये एक प्रदूषक गैस है। मतलब इसको पॉल्यूटेंट गैस भी बोला जाता है, जिसका प्रभाव जो होता है वो मानवों पर पड़ता है, जो कि डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। ये एक प्रदूषक गैस इसलिए होती है क्यों, जो कि ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाती है, जिसके कारण सूर्य की यूवी रेज़ जो होती हैं वो मनुष्य पर सीधी गिरती हैं, तो उन पर प्रभाव डालती हैं, जैसे कि उनके अंदर स्किन डिजीज़ कॉज करती हैं, जैसे कि कैंसर, है ना, और त्वचा पर धब्बे वगैरह भी उत्पन्न कर देती हैं। अब क्या होता है, मतलब कि जो हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर क्या करती है, हमें सूर्य के प्रकाश से बचा करके रखती है। ये है ओजोन लेयर, और यहाँ से क्या होती है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से ये ओजोन लेयर जो होती है वो रोकती है। अब जो वायुमंडल में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, उसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है वो डिग्रेड हो गई, ठीक है। अब ये जो ओजोन लेयर है डिग्रेड हो गई, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो किरणें हैं वो डायरेक्ट क्या पड़ रही हैं, पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ रही हैं ये किरणें, है ना, जिसकी वजह से ये ह्यूमंस जो होते हैं, मानव जो होते हैं, उनके अंदर क्या करती हैं, अलग अलग तरह की डिजीज़ पैदा करती है, बीमारियां फैलाती हैं। फिर आती है जल वाष्प। जल वाष्प जो होती है वो क्या होती है, जल जब गैसियस अवस्था में होता है उसको जल वाष्प बोला जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प जो होती है वो 0.05% है ना, और ये जो जल वाष्प के कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है। ये जो जल वाष्प है इसी की वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर वर्षा होती है। मतलब कि पृथ्वी पर उपस्थित जो जल होता है वो क्या करता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जब लाइट पड़ती है, तो उससे क्या होता है, वो उड़ जाता है, गैस के फॉर्म में ऊपर चला जाता है, और फिर वो क्या होता है, बादल बना लेता है। फिर ये बादल जब पूरी तरीके से भर जाते हैं पानी से, तो वो नीचे की तरफ आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, यानी कि वर्षा की फॉर्म में। अब जल वाष्प जो होता है वो क्या होता है, द्रव पदार्थ में परिवर्तित होना। मतलब कि जो जल वाष्प है, मतलब कि जो H2O है इन गैसियस अवस्था, है ना, जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, गैस से जब वो किस में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है, H2O ही, तो इस प्रोसेस को संघनन बोला जाता है, या फिर इस प्रोसेस को कंडेंसेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कंडेंसेशन और हिंदी में इसको संघनन बोलते हैं। फिर आते हैं बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जैविक कारक। जैविक कारक जो होते हैं
जैविक क्रियाओं का प्रभाव जीवों पर सीधा पड़ता है ना। क्योंकि जीव एक दूसरे से संबंध बनाने में रिलेशन के आधार पर जीवों को दो भागों में विभाजित करते हैं। मतलब ये जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, ठीक है। तो इनका क्या डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है, और इसके आधार पर रिलेशंस के बेसिस पर भी इन बायोटिक फैक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। अब ये जो इंट्रा स्पेसिफिक होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, इनको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेट इज़ कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के अंदर आते हैं तीन, कोलिनेशन, एग्रीगेशन एंड सोसाइटी। नॉन कोऑपरेटिव के अंदर आते हैं फूड एंड स्टीडिटी। आगे देखेंगे इसको जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। इंटर स्पेसिफिक में आते हैं कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के अंदर आते हैं सिम्बायोसिस, म्यूटेशन, कमेंसेशन, और इसके बाद है नॉन कोऑपरेटिव में प्रीडेटर, एंटीबायोसिस, पैरासिटिज्म एंड कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें तो अंतरा जातीय संबंध यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, जब संबंध ऐसे जंतुओं के बीच में हो जो कि एक ही जाति के हो। मतलब कि जब जंतुओं द्वारा अपनी ही जाति के जीवों में संबंध बनाए जाते हैं तो उन्हें इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन या फिर इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन कहते हैं, या फिर अंतरा जातीय संबंध कहते हैं। इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव, ठीक है। फिर हम कोऑपरेटिव जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सहयोगी अंतःजातीय संबंध, और जो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं वो होते हैं असहयोगी अंतःजातीय संबंध, ठीक है। अब हम देखेंगे सहयोगी अंतःजातीय संबंध के बारे में। ऐसे संबंध जिनमें एक दूसरे जीवों को लाभ पहुंचाया जाता है, मतलब कि एक जीव दूसरे जीव को लाभ पहुंचा रहा है, ठीक है, और दूसरा जीव पहले वाले जीव को भी लाभ पहुंचा रहा है, तो उस प्रकार के जो संबंध होते हैं उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव या अंतःजातीय संबंध, या फिर कहें सहयोगी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला गया है सहयोगी अंतःजातीय संबंध। ये भी तीन तरीके के हैं, कौन कौन से, निवाहीकरण, और फिर है समूहीकरण एंड सामाजिक संगठन। निवाहीकरण में क्या है कि इस प्रकार के संबंध का विकास प्रोटोजोन सदस्य में देखने को मिलते हैं। जो प्रोटोजोआ के जो मेंबर हैं उनके अंदर इस प्रकार का संबंध देखा जाता है, जिसमें क्या होता है, वो एक दूसरे जीव को सहयोग करते हैं और कॉलोनी बना करके रहते हैं। क्या करते हैं, सहयोग करते हैं और कॉलोनी बना करके रहते हैं। जैसे कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें इस सहयोगी प्रक्रिया के दौरान जो पॉरीफेरा मेंबर के जो ग्रुप हैं, पॉरीफेरा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें जो जीव होते हैं वो कार्य को एक दूसरे के लिए बांट देते हैं। मतलब कुछ कार्य, ऐसा है नहीं कि पूरा कार्य एक साथ करेंगे, या तो क्या करते हैं, कुछ कार्य कोई कर लेता है, कुछ कार्य कोई कर लेते हैं, कुछ कार्य कोई कर लेता है। इस तरीके से वो सहयोग की भावना रखते हैं और पूरे के पूरे काम को एक दूसरे में विभाजित कर देते हैं, जैसा कि ऑस्टिया। और इसके अलावा पॉलिप और मेड्यूसा भी होता है। ये जो दो फॉर्म होती हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ज़रूरी होती हैं। फिर आता है समूहीकरण। समूहीकरण को इंग्लिश में एग्रीगेशन भी बोला जाता है, जिसमें जब जीव स्वयं अपने स्वभाव के आधार पर समूह बनाकर रहते हैं। मतलब कि जैसे कि ऐसा होता है ना कि जैसा ऐसे कहते हैं कि जो दोस्ती होती है वो अपनी बराबर वालों में ही की जाती है ना। तो ऐसे ही इसमें देखा जाता है कि जो एक जैसे जीव होते हैं जिनका बिहेवियर सेम होता है तो वो क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुपिज्म बना लेते हैं, समूह बनाकर रहते हैं, उसे ही समूहीकरण कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो विरोधी जीव होते हैं उनका सामना करने के लिए समूह का निर्माण करते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या है, इसके लिए हम कहते हैं जैसे कि एकता में ही शक्ति होती है। लेकिन जैसे क्या है, कोई एक अकेला जानवर है, वो अपने शिकारी से नहीं बच पाएगा। लेकिन अगर वो काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएं और सामने वाले शिकारी को डराएं तो वो शिकारी कहीं ना कहीं उनसे डर जाता है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, शिकार के टाइम पर अपने विरोधी जो जीव है उसके टाइम पर क्या कर लेते हैं, समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसको बोला गया है एग्रीगेशन या समूहीकरण। फिर आते हैं सामाजिक संगठन। कुछ एनिमल्स में एक अद्भुत सामाजिक संगठन पाया जाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन बनाते हैं। जैसे कि दीमक जो होती हैं, दीमक यानी कि टर्माइट्स जो होती हैं, इनमें क्या होता है, जो नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल और श्रमिक होते हैं। श्रमिक जो होते हैं वो वर्कर होते हैं, और सैनिक यानी कि सोल्जर्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं विभिन्न कार्यों का संचालन करते हुए। मतलब कि अलग अलग तरीके का काम है, वो अलग अलग समूह डिवाइड कर लेता है। नर व मादा का क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करना, जनन का कार्य होता है। ऐसे ही जो वर्कर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, ये क्या करते हैं, भोजन को उपलब्ध कराते हैं अपने पूरे के पूरे ग्रुप के मेंबर्स के लिए, सफाई का काम करते हैं, है ना। इसके अलावा जो सैनिक होते हैं, सैनिक का क्या काम होता है, बॉर्डर पर
अपने देश की सुरक्षा करना। उसी प्रकार से इनमें जो टर्माइट्स के जो मेंबर्स में सैनिक होते हैं, उनका क्या काम है कि वो अपना जो ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा का कार्य होता है। और इनकी संख्या 8 से 10 होती है, जो अन्य की तुलना में बड़ी होती है। मतलब अगर ज़्यादा होंगे तभी तो हमारी हेल्प कर पाएंगे या फिर पूरे के पूरे ग्रुप की रक्षा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया श्रमिक का काम। ऐसा ही सेम टू सेम बीज के अंदर भी देखा जाता है, हनी बी के अंदर। ठीक है, फिर होता है असहयोगी अंतरजातीय संबंध। इसको बोला जाता है नॉन कोऑपरेटिव इंट्रा रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संबंधों में सहयोग की क्रिया नहीं पाई जाती, मतलब एक दूसरे का सहयोग नहीं देखा जाता है ना। तथा जीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, इसके अंदर कंपटीशन भी देखने को मिलता है ना। यह दो प्रकार की होती है। भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि फूड के लिए कंपटीशन होता है। सभी प्राणियों के लिए भोजन क्या एक आवश्यक घटक होता है, जिसमें अलग अलग प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब हर जानवर को क्या है, भोजन चाहिए। और भोजन ग्रहण करने के लिए वो क्या करते हैं, मतलब उनमें देखा जाता है कि वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, देखने को मिलती है। जैसे कि क्या होता है, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी तुलना में जो मांसाहारी जीव जो होते हैं वो अधिक कॉम्पिटिशन पाया जाता है उनके में। क्योंकि शाकाहारी जीव जो होते हैं वो तो क्या है, नॉर्मली पेड़ पौधों को खा लेते हैं। लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं वो उनके अंदर क्यों कंपटीशन पाया जाता है, क्योंकि क्या है कि जैसे कि शेर है या फिर लोमड़ी है, वो दोनों ही क्या कर सकते हैं, हिरन को मार करके खा सकते हैं। तो उन दोनों में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया उस हिरन के लिए, एक पर्टिकुलर एक फूड के लिए। तो इस तरीके से इस प्रकार के नॉन कोऑपरेटिव संबंध के अंदर क्या देखा जाता है, प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, जो कि किसके लिए हो सकती है, भोजन के लिए भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। फिर आता है सीमित शत्रुता, जिसको होस्टिलिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जीवों में प्राकृतिक रूप से अन्य सदस्यों के प्रति शत्रुता देखी जाती है। मतलब जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके प्रति भी क्या देखी जाती है, उनमें शत्रुता, यानी कि एनिमिज्म देखा जाता है, एक दूसरे को वो शत्रु मानते हैं, है ना। मुख्यतः भोजन और आवास के लिए, मेनली किसके लिए, फूड और हैबिटेट के लिए। मतलब हर कोई की बेसिक नीड्स हैं कि रहना खाना, ये सब क्या है, बेसिक नीड है। तो इसीलिए क्या होता है, उनके अंदर फूड और आवास के लिए क्या देखी जाती है, शत्रुता देखी जाती है। फिर आते हैं अंतर जातीय संबंध। इनको बोला जाता है इंटर रिलेशन, है ना। मतलब जब दो अलग अलग जाति के जो मेंबर हैं, दो या दो से अधिक जातियों के जीवों के बीच में क्या देखा जाए, रिलेशन देखा जाए, किसी भी प्रकार का संबंध देखा जाए, तो उसको बोला जाता है अंतर जातीय या फिर इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। ठीक है, तो उन्हें अंतरजातीय संबंध कहते हैं। इस प्रकार के संबंध लाभदायक, हानिकारक या उदासीन प्रकृति के होते हैं। यूज़फुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, है ना। या फिर उनका कोई सेंस ही नहीं होता, ऐसे भी हो सकते हैं। ये मुख्यतः दो भागों में विभाजित किए गए हैं, जैसे कि इंट्रा स्पेसिफिक डिवाइड किए गए थे। कौन कौन से, इसमें अगर अपन देखें सबसे पहले तो इसमें आता है सहयोगी, है ना। सहयोगी में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जीवों के मध्य सहयोग की प्रक्रिया पाई जाती है। जब एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, वो हेल्प की हेल्पिंग नेचर को शो करते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, तो उसे सहयोगी अंतरजातीय संबंध कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस को सहजीविता भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संबंधों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है सह उपकारिता या फिर सहुपकारिता, या जिसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म, और एक है सहभोजिता। जो म्यूचुअलिज्म होता है या फिर सहउपकारिता होता है, वह प्रक्रिया जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। मतलब कि दो जातियाँ, दोनों अलग अलग दो मेंबर हैं सपोज़, और दोनों ही अलग अलग जाति के मेंबर हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर हैं। अब वो दोनों इस तरीके से एक दूसरे के साथ में संबंध बनाएंगे कि वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करवाएं, या एक दूसरे के लिए यूज़फुल हों, आवश्यक हों। तो इस प्रकार के संबंध को सहउपकारिता या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संबंध होता है जिसमें दोनों को लाभ होता है, तो उसको बोलते हैं सहउपकारिता। जैसे कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली का होता है, उसमें क्या होता है, क्या पाई जाती है, सहजीविता पाई जाती है। राइजोबियम जो होता है वो रूट नोड्यूल्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रहता है। ये क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है रूट्स के अंदर, है ना। मतलब मिट्टी में रह करके नाइट्रोजन को, वहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करेगा, उसको उसके कंपाउंड्स में चेंज करेगा। ठीक है,
इसके अलावा ये क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके विपरीत जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो रूट्स होती हैं, उसके जो मेंबर्स की जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इसके लिए फूड अवेलेबल करवाती है। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ में म्यूचुअलिज्म या फिर सहयोगकारिता के भाव के साथ में ये रहते हैं। फिर आता है सहभोजिता। जब दो अलग अलग जातियों के जीव एक साथ रहते हैं तो एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को न तो लाभ और ना ही हानि होती है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है उसमें क्या होता है, सहभोजिता होती है। मतलब दो अलग अलग मेंबर हैं, उसमें एक को तो हेल्प हो रही है दूसरे के रहने से, लेकिन दूसरे को ना तो हेल्प हो रही है ना ही उसका कोई नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार का जो संबंध है उसमें क्या होता है, सहभोजिता होती है। जैसे कि जो शार्क होती है और जो सकर फिश होती है, उनका जो संबंध है वो इसी प्रकार का होता है। शार्क के ऊपर क्या करती है, सकर फिश एज अ पैरासाइट रहती है, जो कि उसको ना तो हार्म कर रही है और ना ही उसको कोई यूज़ है उसके ऊपर, लेकिन वो क्या कर रही है, उससे अपना न्यूट्रिशन ले रही है। तो इस प्रकार से सकर फिश को तो उसके लिए यूज़फुल हो गई वो। फिर इस संबंध में क्या होता है, चूषक मछली यानी कि सकर फिश अपनी चूषक की सहायता से शार्क फिश के निचले भाग में चिपक जाती है और अपने भोजन के लिए शार्क के साथ विचरण करती रहती है, जिसमें शार्क को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, जबकि सकर फिश के लिए भोजन उपलब्धता होती है। मतलब शार्क फिश के साथ में रहती है तो उसको क्या हो गई, उसके फूड अवेलेबल हो गया और शार्क फिश को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा और वो आराम से मूव भी कर रही है। फिर आता है नॉन कोऑपरेटिव स्पेसिफिक रिलेशन। जो इंटर स्पेसिफिक रिलेशन है उसमें सेकंड है नॉन कोऑपरेटिव। इस प्रकार के संबंध में जीवों में क्या होता है, सहयोग की क्रिया नहीं होती, कोई भी हेल्पफुल नेचर नहीं वो शो करेंगे, तथा उनके मध्य क्या होगा, कंपटीशन भी देखने को मिलता है, प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है। जैसे कि इसका फर्स्ट है प्रतिजीविता, जिसको बोला जाता है एंटी बायोसिस भी बोला जाता है। वह इसमें क्या होता है, कुछ जीव अपनी सुरक्षा हेतु एक टॉक्सिक पदार्थ का स्रावन करते हैं, जिसके संपर्क में दूसरे जीव आने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इस प्रकार के टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर कोई दूसरा एनिमल उनके कांटेक्ट में आ रहा है तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। वो उनके लिए हार्मफुल होंगे या फिर अपन कहें पॉइजनस हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार के पॉइजनस टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, जैसे कि जो माइक्रोसिस्टिस नाम की एल्गी होती है, उसके द्वारा तालाब में हाइड्रोक्सिल अमाइन का स्रावन किया जाता है, जिससे के संपर्क में आने से जो मछलियाँ होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर आता है परभक्षण। परभक्षण को इंग्लिश में प्रीडेशन भी बोलते हैं। जीवों द्वारा भोजन प्राप्ति के लिए अन्य पदार्थों पर निर्भर होना परभक्षण कहलाता है। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे पदार्थ पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, है ना, दूसरों का भक्षण करते हैं। इसी प्रकार अर्थात एक जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए एक जीव को मार देना, मतलब कि अपना भोजन लेने के लिए किसी दूसरे जीव की हत्या कर देना, मतलब कि उसका शिकार कर लेना, इसको बोला जाता है प्रीडेशन या फिर परभक्षण। परभक्षण मतलब पर माने दूसरा और भक्षण यानी किसी का शिकार करना। तो ये हो गया परभक्षण की प्रक्रिया। इसका एग्जाम्पल है, शाकाहारी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या होता है, मांसाहारी जीवों के द्वारा खाया जाता है। जैसे कि जो शेर होता है, इसके अंदर लॉइन का अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लॉइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि क्या करता है, डियर को मार करके खा जाता है अपने भोजन के लिए। फिर आते हैं परजीविता। परजीविता जो होती है वो होती है पैरासिटिज्म, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड रहना। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर परजीवी यानी कि एज अ पैरासाइट के रूप में रहते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं तथा स्वयं भोजन ग्रहण कर दूसरे जीव को हानि पहुँचाते हैं। जैसे कि जो लिवर फ्लूक होती है, लिवर फ्लूक कहाँ रहती है, इंटेस्टाइन के अंदर रहती है और क्या करती है, डिजीज़ कॉज करती है ह्यूमंस के अंदर और अपना न्यूट्रिशन भी लेती रहती है। तो इस प्रकार की जो रिलेशन है तो उसको क्या बोला जाता है, पैरासिटिज्म या फिर परजीविता बोला जाता है। फिर आता है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। जीवों में प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण भोजन और आवास ही होता है। मतलब कि कंपटीशन क्यों होगा, फूड के लिए या फिर हैबिटेट के लिए, रहने के लिए या फिर खाने के लिए, ठीक है। जिसमें अधिक बलशाली जीव जो होते हैं, जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो दूसरे जीवों को प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में हरा देंगे। जो स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा और जो वीक होगा वो हार जाएगा, ठीक है। तो जो अधिक बलशाली है वो जीत जाता है, प्रतिस्पर्धा में दूसरे वाले को हरा देता है, जिसके कारण कमज़ोर जीव या तो पलायन कर जाता है या तो वहाँ से माइग्रेट कर जाएगा या फिर क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, उसको मार दिया जाएगा स्ट्रॉन्ग के द्वारा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।